नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन सिविक्स का यानी कि नागरिक शास्त्र का खंड खा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। खंड खा का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो आप भी मतलब टिक करते जाइए मेरे साथ। मेरे हाथ में अभी जो क्वेश्चन बैंक है विद्या क्वेश्चन बैंक है, जिसके लिए आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे मेरे को। ठीक है, कि विद्या क्वेश्चन बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। अवतार को अगर किसी को चाहिए, अवतार वाली क्वेश्चन बैंक है अगर आपके पास, तो उससे मैं बता दूंगा। कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, इसमें विकल्प वाला द्वितीय प्रश्न है दूसरा। ठीक है, उसके बाद तीसरा टिक करिए, तीसरे के बाद सातवें पे। ठीक है, बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें आठवां है पेज नंबर 60 पे। ठीक है, और उसके बाद अतुलग उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले में क्वेश्चन क्रमांक 6 है देसी रियासत या रजवाड़े से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने करवा दिए हैं अगर आपने मेरे सारे वीडियो फॉलो किए हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 61 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 61 पर 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद इधर कोई सा प्रश्न नहीं है इस पेज पे। पेज नंबर सीधे 62 पे आ जाओ। ठीक है, और 62 पे देखना है हमें चौथा प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया। इस तरह का प्रश्न है और मैंने पढ़ा भी दिया है ये। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 63। ठीक है, तो 63 पे हमारा है हैदराबाद रियासत के भारत में विलय होने का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देसी रियासत थी ये भी हैदराबाद, तो ये किस प्रकार से भारत में इसका विलय हुआ बताना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 64 है। ठीक है, इसमें तीसरा प्रश्न है रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। देसी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देसी रियासतों का जोड़ने का काम था ये सरदार पटेल जी का था। ठीक है, सरदार पटेल जी ने ही पूरे देश को इकट्ठा किया। ठीक है, तो उसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। यानी कि भारत को जब आज़ादी मिली तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौती थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी कि हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है खंड खा में। इसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, चैप्टर 2 है ये। ठीक है, तो इसमें विकल्प वाले पहले टिक कर लीजिएगा। चौथा है हमारा, चौथे के बाद पाँचवा है, पाँचवें के बाद सातवां है। और इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इधर आता है हमारा अतुलघोत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। ठीक है, तो उसमें वामपंथ वाला आ जाता है, वामपंथ क्या है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। यानी कि हालांकि 2 ही मॉडल होते हैं, एक समाजवादी एक पूंजीवादी मॉडल, है ना। उसके बाद है बॉम्बे प्लान क्या है, पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल दोनों को मिक्स कर दिया गया, इसलिए मिश्रित कहा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ा दिया इसे अच्छे से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके एक एक करके सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो पेज नंबर 68 आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। उसके बाद इधर इस पेज पे नहीं है कोई, बढ़ते हैं दूसरे पृष्ठ की ओर। यहाँ पर भी मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बताया है। ठीक है, अब जाते हैं आगे, पेज नंबर 70 पे चलते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है दीर्घवृत्तीय में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो इसके बारे में बताना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल, क्योंकि दीर्घवृत्तीय छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, फिर भी तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद है ये वाला 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्य संकट का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है इसमें, हरित क्रांति क्या थी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आप अच्छे से तैयार कर ही लेना। हालांकि मैंने
बढ़ा दिया है ना। तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिविक्स वाली नागरिक शास्त्र, ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे द्विगुत्रीय प्रश्न 8 नंबर वाले में, शुरुआती दौर में विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों को लेकर उत्पन्न मुख्य विवादों पर प्रकाश डालिए। तो इसे भी आप तैयार कर लेना। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच दो अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह का प्रश्न हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चलो आगे देखते हैं, पेज नंबर 73 आ जाता है हमारा यहाँ पे, देखो, ठीक है। 73 पर नीति आयोग, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नीति आयोग वाला अच्छे से इसे तैयार कर लेना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर यही सारे प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। भारत के विदेश संबंध, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा है हमारा, दूसरे के बाद तीसरे पे टिक करो, चौथा है, चौथे के छठे पर लगा लीजिएगा, और फिर 8वां है, 9वां, 10वां, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे लगवाए हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं 11 और 14, ठीक है, तो ये भी लगा लो, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी मैंने लगवाया नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, ठीक है। और आगे से बढ़ते हैं फिर, पंचशील की घोषणा कब की गई, पंचशील की घोषणा कब की गई, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है, और 10 के बाद 11 भी है। और फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 78 आ जाता है, ठीक है। पेज नंबर 78 पे हमारा पहला ही प्रश्न है लघु उत्तरीय में, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं प्रश्न यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, है ना, अगर मैं पढ़ते हुए जाऊँगा तो। उसके बाद पेज नंबर हमारा 78 अब आ गया 79, ठीक है। तो जिसपे है भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध लिखिएगा। तो इससे भी आप लिख लेंगे अच्छे से, लिख के पढ़ना ही है आपको, अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो, ठीक है। और मेरे वीडियो देख सकते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद इधर तो मैंने नहीं लगवाया कुछ भी, और पेज नंबर सीधे 81 पे आ जाओ, है ना, 81। भारत और चीन के बीच शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण थोड़ा सा है, तो याद तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 8 अंक वाले में, ठीक है, द्विगुत्रीय प्रश्न पेज नंबर 82 पे मिलेगा, 82 पे। भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना, यानी कि भारत और चीन के बीच क्यों विवाद चल रहा है, या पाकिस्तान भारत के बीच, है ना, भारत की विदेश नीति, ये वाला भी महत्वपूर्ण है। ये पेज नंबर 83 पे है, ठीक है, भारत की विदेश नीति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 84 पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे है भारत की विदेश नीति के दो उसके बाद आ जाते हैं भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य वगैरह हैं, या इस तरह का आ जाता है विदेश मतलब विशेषताएं वगैरह पूछ लेता है, तो इससे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्व या लक्षण या विशेषताएं वगैरह पूछे तो आप इसे लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर पेज नंबर सीधे चलते हैं 86 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहले के बाद तीसरा और चौथा लगा लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 87 है यहाँ पे। 87 पे 7वां प्रश्न लगाना है आपको, देखो, ठीक है। 7वें के बाद 10वां, 11वां और 12वां, 13वां, ठीक है। तो उन्हें जल्दी से टिक कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 14वां भी आपको लगाना है, जो कि पेज नंबर आपको 88 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं ना। अति लघु में आपको लगाना है 5वां प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई। ये अति लघु है, यहाँ से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। फिर हमारा लघु उत्तरीय में 1927
के दशक में प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, नस्ल वाला आंदोलन है, उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन तीसरा प्रश्न है। ठीक है, पेज नंबर 89 पर, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 90 आ जाता है, 90। ठीक है, 90 पे हमारा है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपातकाल क्यों लगाना पड़ा, क्यों आवश्यक था, ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार संभावना बनती है। ठीक है, आपातकाल के क्या सबक रहे। ठीक है, तो ये पेज नंबर 81 पर है, आपातकाल से संबंधित जो भी प्रश्न उसे अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद है ये संपूर्ण क्रांति वाला है ना, संपूर्ण क्रांति पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे मैंने कोई प्रश्न नहीं लगवाया है हालांकि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपातकाल की घोषणा के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसे भी पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद सीधे भारत में आपातकाल कब लागू हुआ, तो पिछले लगा चुके हैं प्रश्न। ठीक है, तो उसी को पढ़ लेना है ठीक से। उसके बाद 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और आंदोलनों का उदय है ना, जन आंदोलनों का मतलब जनता के द्वारा आंदोलनों का उदय। ठीक है, तो इसमें पहला है दलित पैंथर्स, वर्ष 1972 में किस राज्य का गठन था, तो महाराष्ट्र का था ये। ठीक है, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष हुआ, 1990 में हुआ, चिपको आंदोलन। उसके बाद चौथा के बाद 7वां लगाना है। और इधर पेज नंबर 97 है, तो इसे क्वेश्चन क्रमांक 9 इसे भी टिक कर लो। उसके बाद चिपको आंदोलन क्या था, है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे भी आप पढ़ लेंगे अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अति लघु में एक प्रश्न और मैंने लगवाया है जिसका नाम है दलित पैंथर। ठीक है, दलित पैंथर वाला और जन आंदोलन वाला। ठीक है, तीसरा, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आ जाता है 98, पेज नंबर 98, ताड़ी विरोधी आंदोलन से संबंधित हो सकता है, इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसे मत करिए, इसका बड़ा क्वेश्चन याद कर लीजिए, ताड़ी विरोधी वाला। ठीक है, दलित पैंथर वाला यही 12 प्रश्न पढ़ लेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय में अगर अति लघु आएगा तब भी इससे ही बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी का भी हम लघु उत्तरीय याद कर लो, अति लघु आया तो यहीं से बना पाओगे आराम से। ठीक है, हालांकि मैंने ये पढ़ा दिए दोनों। ठीक है, ताड़ी विरोधी और दलित पैंथर वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इधर कोई सा प्रश्न मैंने नहीं बताया फिलहाल इस वाले, यानी कि 100 जो पेज नंबर है ना, यहाँ पे मैंने कोई सा प्रश्न आपको महत्वपूर्ण नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आ जाता है 101, है ना, यहाँ पे सूचना का अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो द्विगुणितीय में प्रश्न पूछ लेगा, यहाँ से पूछ सकता है इस बार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। वैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है ये वाला नर्मदा वाला। ठीक है, ये प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े वाद विवाद और संघर्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लेंगे नर्मदा वाला क्वेश्चन आप। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है मतलब चैप्टर 6, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैंने पहला लगवाया है बहुविकल्पीय में, दूसरा और चौथा और छठा। ठीक है, तो ना आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी नवा प्रश्न लगा हुआ है। ठीक है, तो 1987 में गोवा भारत का संघ का अंग बना था। ठीक है, गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना, तो 1987। ठीक है, तो अच्छे से आप इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद इधर मैंने कोई सा प्रश्न वैसे नहीं लगवाया है, देख लीजिएगा। ठीक है, पूरे पेज पे अति लघु उत्तरीय। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय में मैंने एक प्रश्न लगवाया है जो कि दूसरा है। ठीक है, पेज नंबर 106 पे दिखेगा आपको। ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो आपको ढूंढने में, इसलिए मैं पेज नंबर 7 बता देता हूँ। पेज नंबर 107 पे आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 4। ठीक है,
और ऑपरेशन ये ब्लू स्टार है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। मैं समझा दूंगा अभी, मैंने फिलहाल ब्लू स्टार वाला नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। पूर्वोत्तरी राज्यों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इसे मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, ये महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्किम के विलय की प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि भारत में सिक्किम किस प्रकार से विलय हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, फिलहाल आप पढ़ लेंगे यहाँ से, और आने वाले वीडियो में ये सारे प्रश्न मैं कवर करूँगा जो भी छूट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई सा प्रश्न नहीं है, देखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 108 पे भी, 8 पे तो एक था सिक्किम का विलय, और उसके बाद पेज नंबर 9 पे कोई प्रश्न मैंने नहीं लगवाया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, पेज नंबर 111 पे आ जाओ। 10 पे मैंने कोई सा नहीं बताया है, ये वाला द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिएगा, तो इसे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 112 पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। क्षेत्रवाद वाला, वैसे क्षेत्रवाद वाला मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम क्या सीख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे क्षेत्रवाद से संबंधित परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने पढ़ा भी दिया था, तो वहाँ से तैयार कर सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेंगे आपको। उसके बाद है हमारा पेज नंबर 113 है, देखो यहाँ पे 13 पे प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। तो इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। हालांकि इसे पीछे टिक करवा दिया है मैंने, तो यहाँ पे इन्हें कह भी दिया है लघुत्तरीय प्रश्न 5वां देखना है, 4 का उत्तर दें, ठीक है। तो इसे भी तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद हमारा सीधे 7वां चैप्टर आ जाता है, जिसका नाम है भारतीय राजनीति और नया बदलाव, ठीक है। तो इसमें मैंने इधर तो कोई सा प्रश्न लगवाया नहीं है। चलते हैं सीधे पेज नंबर 115 की तरफ। 15 पे चौथा है, 5वां है, और 5वें के बाद 7वां है, 7वें 9वें 10वें और 12वें तक टिक कर लो, 12वां नहीं 11वां, ठीक है। उसके बाद इधर कोई सा प्रश्न नहीं है, सीधे चलते हैं पेज नंबर 116 पे। 16 पे दूसरा प्रश्न दिख रहा है आपको, मंडल आयोग, ठीक है। तो मंडल आयोग वाला लगा लीजिएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है ये वाला, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इधर कोई सा प्रश्न आपको नहीं लगाना है, और पेज नंबर 117 पर भी नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सीधे। इधर भी मैंने कोई सा नहीं बताया, 118 पे भी कोई सा नहीं लगाना आपको। 19 पे एक प्रश्न लगाना है, ये वाला, ठीक है। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। तो बताना आपको, भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये गठबंधन की राजनीति के बारे में है, तो इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद मंडल आयोग इधर दिख रहा है पेज नंबर 120 पे। तो मंडल आयोग वाला मैंने उधर बताया, द्विगुरुती तैयार कर लो, सिर्फ एक ही प्रश्न, ठीक है। अति लघु उसका तैयार नहीं करना है आपको, क्योंकि इसे तैयार कर लोगे तो लघुत्तरीय अति लघु अपने आप तैयार हो जाएंगे, इसलिए द्विगुरुत्तरीय आपको पढ़ लेना है ठीक से, अच्छे प्रकार, ठीक है। तो मंडल आयोग के बारे में वैसे मैंने पढ़ा दिया है, ठीक। मतलब हर चैप्टर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मतलब प्ले लिस्ट में जाओगे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में ढूंढना है, भारतीय राजनीति नए बदलाव नाम से चैप्टर मिल जाएगा आपको, वहीं पे आपको मंडल आयोग के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा ये है, भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा विस्तार पूर्वक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया था। उसके बाद मतलब यहाँ बस इतना ही था, इसमें समाप्त हो जाता हूँ, इधर मॉडल पेपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।